अगर मैं कहूं कि एक इंसान ने सिर्फ एक लाइन बोलकर करोड़ों भारतीयों को बगावत करना सिखा दिया, अगर मैं कहूं कि उसने भगवान की मूर्तियों के बीच आजादी की आवाज का शंखनाद किया, और अगर मैं कहूं कि उसकी कलम किसी तोप से भी ज्यादा खतरनाक थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? साल 1906 का वो दौर सोचिए जब हर भारतीय के दिल और दिमाग पर गुलामी की बेड़ियां कस चुकी थी। लोगों के मस्तिष्क ब्रिटिश राज की गुलामी में झुक चुके थे, और तभी एक साधारण ब्राह्मण परिवार से निकला एक युवक विद्रोह की मशाल लेकर सामने आया। ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये था एक आग उगलता पत्रकार, ये था एक क्रांतिकारी विचारक जिसने कलम को हथियार बना लिया था। उसकी बातों में वो आग थी जो ब्रिटिश सरकार के लिए जहर और जनता के लिए उम्मीद बन जाती थी। उसके शब्द किसी गोली से भी गहरे चोट करते थे। ये कहानी है उस इंसान की जिसने धार्मिक उत्सवों को क्रांतिकारी सभाओं में बदल डाला, जिसने शिवाजी की कहानी को आजादी की लड़ाई का हथियार बना दिया, और जिसने स्वदेशी को एक आंदोलन नहीं बल्कि एक जज्बा बना दिया। उसके लिखे हर एक अखबार के पन्ने से बगावत की खुशबू आती थी। उसी ने करोड़ों भारतीयों को पहली बार यह एहसास कराया कि आजादी मांगी नहीं जाती, इसे छीना जाता है। और जब डर और खामोशी हिंदुस्तान की जनता को खा रही थी, तब आसमान को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, आज की ये कहानी है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, और इस कहानी का यूपीएससी में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी के लिए सीधा संबंध है आजादी के लिए भारत का संघर्ष से, आजादी के लिए क्रांतिकारियों का योगदान से, कांग्रेस में तिलक की भूमिका से, और आजादी में भारतीय पत्रकारिता से। इसलिए इस कहानी को आप यूपीएससी सीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 1 के अंतर्गत भारतीय इतिहास में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक अध्याय के तहत रख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म 23 जुलाई सन 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था केशव गंगाधर तिलक, लेकिन बचपन से ही सब उन्हें बाल कहकर पुकारते थे। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और गणित के शिक्षक थे, और उनकी मां पार्वती बाई धार्मिक और संस्कारी स्वभाव की थी। इस पारिवारिक माहौल ने तिलक के व्यक्तित्व की बुनियाद रखी थी, जहां विद्या और धर्म दोनों का गहरा प्रभाव था। बचपन से ही तिलक असाधारण बुद्धिमान और जिज्ञासु थे, और कहा जाता है कि वे साधारण बच्चों की तरह खेलकूद में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि सवाल पूछने और तर्क करने की आदत उनमें स्वभाव से रची बसी थी। क्यों और कैसे उनके पसंदीदा सवाल थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत और गणित में गहरी पकड़ बना ली थी। सन 1866 में उनका परिवार पुणे आ गया, जहां उन्होंने पुणे के दक्कन कॉलेज में पढ़ाई की। सन 1877 में उन्होंने मैथमेटिक्स में बीए किया, और सन 1879 में एलएलबी की डिग्री ले ली। कॉलेज के दिनों में ही उनकी सोच में बदलाव आया। जहां बाकी छात्र अंग्रेजों के कानूनों और तौर तरीकों को अपनाने में गर्व महसूस करते थे, वहीं तिलक को यह सब गुलामी की मानसिकता लगता था। उनका सीधा सवाल था कि अगर हमारी संस्कृति इतनी गहरी और इतनी महान है, तो हमें विदेशी आदर्शों की जरूरत क्यों है। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया, लेकिन उनका असली सपना था भारतीय युवाओं को जागरूक करना और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना। यही सोच आगे चलकर उन्हें एक शिक्षक से राष्ट्रवादी नेता बनाने में बदल जाती है। शिक्षा पूरी करने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने तय किया कि अगर भारत को गुलामी की नींद से जगाना है, तो शुरुआत युवाओं से ही करनी होगी। सोचिए वो दौर जब भारत का हर स्कूल और कॉलेज अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था। पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना था कि कुछ लड़के लड़कियां बड़े होकर अंग्रेजों की नौकरी करें, उनकी मेजों पर फाइलें पलटें और उनके हुक्मों पर सर झुकाते रहें। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के तेवर तो हमेशा से ही बगावती थे। उन्होंने इस गुलाम सोच को जलाकर राख कर देने की ठान ली थी। सन 1880 के दशक की शुरुआत में तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इसका मकसद अंग्रेजों की गुलाम मानसिकता वाली शिक्षा को तोड़ना था। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि देशभक्ति और आत्मसम्मान भी सिखाया जाता था। लेकिन तिलक यहीं नहीं रुके। बाद में तिलक महादेव गोविंद रानाडे और विष्णु शास्त्री चिपलूंकर जैसे ज्वलंत दिमाग का साथ लेकर आगे बढ़े, और इनकी सोच से जन्म हुआ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का। तिलक इस सोसाइटी की आत्मा थे।
उन्होंने फंड जुटाया, खुद पढ़ाया और छात्रों में वही जज्बा भरा जो उनके दिल में जल रहा था। सोसाइटी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी फर्ग्यूसन कॉलेज। ये कोई साधारण कॉलेज नहीं था, ये एक ऐसा अड्डा था जहां हर क्लासरूम में किताबों के साथ साथ आजादी के सपने भी पढ़ाए जाते थे। लेकिन हर क्रांति के अपने मतभेद होते हैं। तिलक चाहते थे कि पढ़ाई में भारतीय संस्कृति और नैतिकता की जड़ें गहरी हों, जबकि आगरकर पूरी तरह पश्चिमी शिक्षा के हिमायती थे। विचारों का यह टकराव बढ़ता चला गया और आखिरकार तिलक ने सोसाइटी को अलविदा कह दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कलम उठा ली। तिलक का सपना शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्हें महसूस हुआ कि स्कूल की चहारदीवारी से बाहर निकलकर भी जनता को जागरूक करना जरूरी है, और इसके लिए उन्होंने सबसे ताकतवर हथियार चुना, कलम। सन 1881 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 अखबार शुरू किए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। केसरी आम जनता के लिए था, जिसमें वे सरल भाषा में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते थे। वहीं मराठा अंग्रेजी पढ़े लिखे तबके के लिए था, ताकि दुनिया भर की सच्चाई लोग जान सके। तिलक की लिखी हर एक पंक्ति में आग होती थी। वे किसानों के अन्याय, ब्रिटिशर्स के अत्याचार और भारतीय नेताओं की कायरता को खुलकर चुनौती देते थे। असर यह हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत उन्हें खतरनाक मानने लगी थी और जनता उन्हें लोकमान्य। और यहीं से तिलक ने अपने सबसे बड़ी राजनीति का सफर तय करना शुरू किया। यह थी धर्म और संस्कृति और आजादी की लड़ाई। उन्होंने इस लड़ाई में संस्कृति को आजादी की लड़ाई का हथियार बनाया। एक और बात, सरकार इस समय एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 नामक कानून लेकर आई थी। इस कानून ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दी थी। सुधारवादी समाजसेवक इस कानून के पक्ष में थे, लेकिन तिलक ने इसे भारतीय धार्मिक परंपराओं में ब्रिटिश का दखल माना। उनका तर्क था कि यह हिंदू धर्म शास्त्रों के खिलाफ है और ब्रिटिश सरकार को धर्म से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस रुख की वजह से उन्हें एक कंजर्वेटिव लीडर माना जाने लगा और समाज सुधारकों जैसे गणेश गोपाल आगरकर और महादेव गोविंद रनाडे ने उनका विरोध किया। लेकिन तिलक ऐसे विरोधों से हताश नहीं होने वाले थे। उनका हिंदू राष्ट्रवाद और स्वराज का सपना किसी भी ईगो से बढ़ करके था। इस समय तक बाल गंगाधर तिलक ने यह भांप लिया था कि भारत जैसे विशाल देश में हर इंसान को सीधी राजनीति से जोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन धर्म और संस्कृति, ये 2 ऐसी बागडोर थीं जो हर भारतीय के दिल को जोड़ सकती थी। और तभी तिलक ने एक मास्टर स्ट्रोक खोला। सन 1893 उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। जो गणपति पहले घरों में सीमित रहते थे, उन्हें तिलक ने अब सार्वजनिक किया। अब गणेशोत्सव सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि एक गुप्त राजनीतिक मंच बन गया। लोग एकत्रित होते, भजन और आरती के बहाने राष्ट्रवादी भाषण सुनते और आजादी के सपने के लिए प्रेरित होते। अंग्रेजों के लिए यह रोकना मुश्किल था, क्योंकि ये एक धार्मिक उत्सव था और इस धार्मिक उत्सव के रूप में इसे आयोजित किया जाता था। इसके बाद तिलक ने शिवाजी जयंती को भी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना दिया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज और पराक्रम का प्रतीक बताते हुए हर भारतीय को याद दिलाया कि अगर शिवाजी ने औरंगजेब की विशाल मुगल सल्तनत को चुनौती दे दी थी, तो ब्रिटिश साम्राज्य भी कोई अजेय नहीं है। शिवाजी की कहानियां सुनते हुए हर युवा जोश में भर जाते थे और तिलक के संदेश उनके दिलों में बस जाता था। हमारी गुलामी हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी खामोशी की वजह से है। इन दोनों सांस्कृतिक आंदोलनों ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में आजादी की फुसफुसाहट अब एक गूंज में बदलने लगी थी। तिलक ने जब भारतीयों को यह सब महसूस कराया और यह एहसास कराया कि सामूहिक ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है, और तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को जनजागरण और ब्रिटिश विरोध के समान के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि इससे जनता में राष्ट्रवाद की भावना जागी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। देखिए, तिलक के ये सारे कदम भारतीय जनमानस में तो क्रांति के बीज बो रहे थे, लेकिन अभी ये इतने शक्तिशाली नहीं हुए थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर फेंक सके। इसी समय सन 1897 में प्लेग महामारी फैली। महामारी के दौरान उन्होंने अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारियों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ तीखा लेख लिखा। इसी के चलते उन्हें सन 1897 में सेडिशन के आरोप में गिरफ्तार कर 18 महीने की सजा सुना दी गई। बाद में तिलक रिहा हुए। तिलक को वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने का भी शौक था। 1903 में तिलक ने अपनी किताब द आर्कटिक होम्स इन वेदास में चौंकाने वाला दावा भी पेश किया था।
उन्होंने कहा कि आर्य असल में नॉर्थ पोल से बर्फीले इलाकों से आए थे। तिलक ने वेदों के मंत्रों और खगोल शास्त्र के आधार पर साबित करने की कोशिश भी की कि हिमयुग खत्म होने के बाद आर्य दक्षिण की ओर यानी भारत की ओर आए और यहीं से हमारी सभ्यता का नया अध्याय शुरू हुआ। तिलक के व्यक्तित्व का यह पक्ष भी हमें बताता है कि शिक्षा और अध्ययन की कोई सीमा और समय नहीं होता। बहरहाल इसके बाद हिंदुस्तान में एक बड़ी घटना घटित होने वाली थी और यह घटना थी बंग भंग। साल था 1905। अंग्रेज क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी फैक्ट्री बंगाल को बांटना चाहते थे ताकि क्रांति की मशाल बुझ जाए। हालांकि बंगाल के बंटवारे को अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कहा, लेकिन असल में यह फूट डालो और राज करो की एक चाल थी। बंग भंग से देश के हर कोने में गुस्सा था, लेकिन ज्यादातर नेता सभ्य विरोध तक ही सीमित थे। और तभी एक आवाज आई, बाल गंगाधर तिलक की आवाज। तिलक ने साफ कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम अंग्रेजों की दया पर नहीं, अपनी ताकत पर भरोसा करें। अगर हम उनके बनाए सामान खरीदेंगे तो हम खुद अपनी गुलामी को मजबूत करेंगे। इसीलिए अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो और अपने देशी उत्पादों को अपनाओ। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ आर्थिक नीति नहीं बल्कि एक देशभक्ति का हथियार बना दिया था। वे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाते और आग उगलते भाषण देते, कहते हर विदेशी कपड़ा, हर विदेशी नमक हमारी गुलामी की जंजीर है, इसे जलाओ, तोड़ो और खुद बनाओ। उनके आह्वान पर लोगों ने विदेशी कपड़ों की होलियां जलाईं। गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती में तिलक स्वदेशी के नारे लगवाते थे। बच्चों तक को वे समझाते थे कि हर देसी चरखा घूमेगा तो आजादी की तरफ एक कदम बढ़ेगा। तिलक ने स्वदेशी को आंदोलन से एक इमोशन बना दिया था। बहरहाल कुछ साल और बीते और अब देश में राष्ट्रवादी हवा काफी तेज चलने लगी और साल आया सन 1907। इसी साल यानी सन 1907 में सूरत में कांग्रेस का एक अधिवेशन होना था। मंच पर कई नेता मौजूद थे। एक तरफ थे गोपाल कृष्ण गोखले और उनके नरम दल के साथी, और वो पिटीशन, प्रार्थना और सुधार की राह पर चलना चाहते थे। तो दूसरी तरफ खड़े थे बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल की तिकड़ी के साथ, जो मानते थे कि अंग्रेजों से भीख नहीं, अधिकार छीनना पड़ेगा। सभा में तिलक की बारी आई और उनका हर शब्द बिजली की तरह गिरा। उन्होंने कहा कि हमने दशकों तक प्रार्थनाएं की, कुछ नहीं बदला। हमने शांतिपूर्ण विरोध भी किया, हमें कुचला गया। अब वक्त आ गया है कि हम अपने हक के लिए खड़े हों। स्वराज कोई सरकार का तोहफा नहीं है, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक के शब्द भीड़ में आग की तरह फैल गए। लोग नारे लगाने लगे, स्वराज हमारा अधिकार है। नरम दल के नेता घबरा गए। उनका मानना था कि तिलक की आक्रामक नीति कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन तिलक झुके नहीं। विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस दो धड़ों में बंट गया। एक नरम दल जो सुधारों की धीमी राह पर था और दूसरा था गरम दल जिसकी आत्मा थे बाल गंगाधर तिलक। सूरत अधिवेशन में हुई इस ऐतिहासिक टूट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। पहली बार किसी नेता ने खुलकर जनता को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेजी राज को सिर्फ विरोध से ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष संघर्ष से हराया जा सकता है। लेकिन तिलक के सुर अंग्रेजी हुकूमत के कानों में सुई की तरह चुभ रहे थे। उस समय ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह परेशान थी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन उफान पर था। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बंट चुकी थी और गांव-गांव में जनता पहली बार अंग्रेजी राज के खिलाफ खुलकर बोल रही थी। लेकिन इन सब के पीछे एक ही नाम गूंज रहा था, बाल गंगाधर तिलक। तिलक की कलम और जुबान दोनों ब्रिटिश सरकार के लिए जहर साबित हो रहे थे। उनके अखबार केसरी में हर लेख में जैसे आग होती थी। वे साफ लिखते थे, अंग्रेज कभी हमें आजादी नहीं देंगे, इसे हमें उनसे छीनना पड़ेगा। ब्रिटिश अफसरों की रातों की नींद उड़ गई थी और तभी एक ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक पर एक पूरी किताब लिखी, इंडियन अनरेस्ट। इस किताब में चिरोल ने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का जनक कहा। चिरोल ने लिखा कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन खतरे में है तो उनकी वजह सिर्फ एक आम आदमी है, वो है बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों की नजर में ये एक गाली थी, लेकिन भारतीयों के लिए तिलक के साहस की सबसे बड़ी तारीफ थी। तिलक ने खुद भी मजाकिया अंदाज में कहा था कि अगर देशभक्ति और स्वराज की बात करना अशांति है तो हां, मैं इस अशांति का बाप हूं। तब से तिलक का नाम हर ब्रिटिश रिपोर्ट में खतरे की घंटी बन गया। समय बीतता गया। तिलक की तेज तर्रार आवाज और उनके कलम की आग अंग्रेजों के लिए असहनीय होने लगी। केसरी में लिखे उनके लेख तीखे थे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों को वो सीधे चुभते थे। 1908 में उन्होंने अपने लेख द कंट्रीज
मिस फॉर्च्यून में अपनी भारतीय युवाओं के ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने की आजादी की लड़ाई को प्रेरित किया था। इसके बाद उन्हें दोबारा सेडिशन के आरोप में गिरफ्तार करके मांडले जेल, जो कि तत्कालीन बर्मा में थी, उसमें 6 साल की सजा दे दी गई। लेकिन तिलक जैसे विचारकों को जेल की दीवारें कैसे रोक सकती थी? मांडले की एकांत कोठरी में उन्होंने जीवन का सबसे महान आध्यात्मिक और दार्शनिक काम किया। यह था गीता रहस्य की रचना। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का गहराई से अध्ययन करके ये लिखा कि कर्म योग ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। तिलक का मानना था कि गीता हमें भाग्यवाद नहीं बल्कि कर्तव्य निभाने और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। उनकी ये व्याख्या उस समय के युवाओं के लिए धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि क्रांतिकारी युद्ध घोष बन गई थी। सन 1908 से 1914 तक जेल में रहकर भी तिलक की यह किताब भारत के कोने कोने में पहुंची और लोगों के दिलों में आग भरती रही। अंग्रेज सोचते थे कि तिलक को जेल में डालकर वे उनकी आवाज दबा देंगे, लेकिन मांडले से निकली यह किताब हर गली मोहल्ले में बगावत की तरह गूंजने लगी। बाद में सन 1914 में मांडले जेल से रिहा होकर जब बाल गंगाधर तिलक भारत लौटे तो देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी थी। लेकिन तिलक की आग जरा सी भी ठंडी नहीं पड़ी थी। जेल से बाहर आते ही उन्होंने महसूस किया कि अब केवल विरोध करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जनता को संगठित करना होगा और राजनीतिक ताकत में उसे बदलना होगा। इसी सोच के साथ सन 1916 में तिलक ने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कर दी। इसका उद्देश्य साफ था और वो ये था कि भारत को तुरंत स्वशासन दिलाना है, जैसा कि उस समय ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला हुआ था। तिलक गांव-गांव घूमते थे, जनसभा इकट्ठी करते थे। खुलेआम उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकारें हमें आजादी का तोहफा कभी नहीं देंगी, हमें उसे उनसे छीनना होगा। इस आंदोलन ने भारतीय जनता में जबरदस्त ऊर्जा भर दी और तिलक ने पहली बार मध्यमार्गी और उग्रपंथी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने एनी बेसेंट जैसी अंग्रेज महिला सुधारक के साथ भी हाथ मिलाया, क्योंकि उनके लिए देश की आजादी सबसे बड़ा उद्देश्य थी। तिलक की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जहां भी वे जाते लोग लोकमान्य तिलक की जय जयकार जैसे नारों से आसमान की गर्जना से भर देते थे। तिलक उस समय देश के सबसे असरदार व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन का अंतिम अध्याय तेजी से नजदीक आ रहा था। साल 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के बाद उनका रुख थोड़ा नरम हो चला था। लगातार यात्राओं, भाषणों और मानसिक तनाव ने उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया था और आखिरकार 1 अगस्त सन 1920 को 64 साल की उम्र में बाल गंगाधर तिलक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़े और पूरा देश रो पड़ा। अगर आप अभी भी तिलक की शख्सियत समझ नहीं पाए हैं तो सुनिए। उनकी शख्सियत इतनी विकराल थी कि गांधी जी को आंदोलन चलाने के लिए जब पैसे की कमी महसूस हुई तो उनके नाम का ही उन्हें सहारा लेना पड़ा। गांधी जी ने उनकी मौत के 1 साल बाद उनकी बरसी पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना की और आंदोलन चलाने के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली। उस समय इतनी बड़ी रकम अकेले गांधी जी के लिए जुटा पाना लगभग असंभव था। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आप अगली शख्सियत में किसकी कहानी सुनना चाहते हैं। अगर आप देश सेवा IAS IPS बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का, क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर, क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड़ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, और सबसे खास बात 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन।
इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।